Okay, now let's see. Work done by a variable force. Work done by a variable force. ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई एक फोर्स है F वेक्टर एंड दिस F वेक्टर इज वेरिएबल. ठीक है, तो कोई एक इंस्टेंट पे F वेक्टर लगा, तो एट एनी इंस्टेंट लेट द डिस्प्लेसमेंट, वो फोर्स लगने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल्स टू ds वेक्टर. राइट, तो ये वाला फोर्स जो छोटा सा काम करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट ds वेक्टर. तो जो टोटल वर्क होगा दैट विल बी इंटीग्रल F डॉट ds. वहां पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. अंडरस्टूड? ओके, लेट्स सी. जो मेरे पास मान लो फोर्स है इज इक्वल्स टू 2x i कैप. राइट, जो मेरा फोर्स है वो है मेरा 2x i कैप. तो कैलकुलेट वर्क डन by force on moving from x equals to 0 to x equals to 2 मीटर. ये न्यूटन में दे रखा है. ठीक है, ये वाला फोर्स हमारा कितना काम करेगा, हमें मूव जो हो रहा है वो ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहा है. ये मेरा इनिशियल पॉइंट है x इक्वल्स टू 0, ये मेरा फाइनल पॉइंट है x इक्वल्स टू 2. तो यहां पर जो पार्टिकल है, कोई भी अगर एक जनरल पोजीशन लेता हूं तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू 2x. और इस इंस्टेंट पे अगर मेरा 2x फोर्स लग रहा है तो उसके कारण मान लो एक बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है dx. राइट, सो जो हमारा वर्क डन होगा, ध्यान दो मैं x का भी पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव कर रहा हूं. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो है मेरा dx प्लस i कैप. राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ i कैप. फोर्स जो लग रहा है वो भी मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ i कैप के अलॉन्ग ही लग रहा है. तो दोनों के बीच में एंगल जो है दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. सो ये वाला जो वर्क होगा that will be simply equals to 2x dx. यानी जो टोटल वर्क डन होगा 2 into integral x dx. x varies from 0 to 2. तो ये कितना हो जाएगा, 2 कट x स्क्वायर, तो 4 minus 0 w जो आ जाएगा that will be simply equals to 4 minus 0 that is equals to 4 जूल. यहां पर मेरा फोर्स जो है वो टोटल 4 जूल अमाउंट ऑफ वर्क करने वाला है. अच्छा, मतलब इन जनरल अगर मैं बात करूं, अगर फोर्स वेक्टर F मेरे पास दे रखा है fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप. ठीक है,
तो इन जनरल डिस्प्लेसमेंट जो हम लेते हैं ds वेक्टर, इन जनरल डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर हमें क्या लेना है? दैट विल बी इक्वल्स टू dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, तो इन जनरल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। सो जो हमारा वर्क डन होगा dw, इन दोनों का डॉट fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz, और ये जब dw आ जाएगा मेरे पास, सिंपली इंटीग्रेट टू गेट टोटल वर्क। अच्छा, बहुत सारे केस में ये पूरा इंटीग्रेट हो नहीं पाएगा। वो कब इंटीग्रेट हो पाएगा और कब इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, उसके रिगार्डिंग हम पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज्यादा डिप्थ में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ मान लो जो, हाँ भाई इंटीग्रेट हो जाएगा, और राइट नाउ जो हमारा वेरिएशन होगा वो एक सिंगल डायरेक्शन पे ही होने वाला है। देखते हैं क्या होगा। ओके दोस्तों, तो आई होप यहां पर ये समझ में आ गया होगा, राइट? तो एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। मेरे पास एक स्प्रिंग है, दिस इज अ मासलेस स्प्रिंग। अच्छा, मैं पकड़ के रखा हुआ था, इनिशियली मैं कुछ फोर्स F दैट इज इक्वल्स टू kx1 इस समय पकड़ के रखा हुआ था। ठीक है, ऐसा करके खींच रहा था। नाउ दिस फोर्स इज slowly increased. This force is slowly increased till elongation becomes x2। ये वाला फोर्स को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं जब तक ना क्या हो जाए, उसका इलोंगेशन x2 हो जाए। तो सवाल यह है, कैलकुलेट टोटल वर्क डन बाय मी। अच्छा, बाय द वे स्प्रिंग जो है, ऑब्वियस सी बात है, स्प्रिंग को अगर बहुत धीरे खींचना है तो स्प्रिंग मेरे पे जितना फोर्स लगाएगा, मुझे पलट के स्प्रिंग के ऊपर उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, उसे थोड़ा ज्यादा नजरअंदाज, राइट? यानी एक बात तो निश्चित है, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, फोर्स दैट आई हैव टू exert will be equal and opposite to the force that spring exerts on me। स्प्रिंग मेरे पे जितना फोर्स लगाएगा, उससे ऑपोजिट उतना ही फोर्स मुझे पलट के तो लगाना ही पड़ेगा, राइट? तो लेट एट एनी इंस्टेंट इलोंगेशन इन स्प्रिंग मान लो कोई एक इंस्टेंट पे x से इलोंगेट हो चुका है। तो स्प्रिंग अगर x से इलोंगेट हो चुका है तो ध्यान दो, सिनेरियो क्या है? ये है मेरा स्प्रिंग और ये है मैं, ये मैं हूं, ठीक है?
तो स्प्रिंग मेरे पे इस तरफ लगा रहा है kx, तो स्प्रिंग के ऊपर मैं जो पलट के फोर्स लगाऊंगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू kx। स्प्रिंग मेरे पे kx लगाएगा तो मुझे भी पलट के kx ही लगाना पड़ेगा, उसे बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा भाड़ में जाए, ठीक है। और इस कारण पे मान लो मेरा स्प्रिंग जो है इस प्रोसेस के दौरान एक dx अमाउंट से इलोंगेट हो जाता है, राइट। तो अगर dx के कारण इलोंगेट हो जाता है तो इसका जो वर्क डन होगा दैट विल बी kx इंटू dx। ध्यान देना cos 180 मत लिख देना, ये वाला kx तो जो स्प्रिंग मेरे पे लगा रहा है, वर्क तो मैं कर रहा हूं ना, फोर्स मेरा देखना है, मैं फोर्स किस तरफ लगा रहा हूं, टुवर्ड्स राइट। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो ऑब्वियस सी बात है वर्क जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, राइट। सो dw इक्वल्स टू kx इंटू dx। अगर ऑब्वियस सी बात है इनिशियली अगर मैं kx1 लगा के रखा हुआ था तो स्प्रिंग मेरा कुछ इलोंगेट था, तो एक बात तो निश्चित है जो इसका इनिशियल इलोंगेशन है वो है मेरा x1। तो जो टोटल वर्क होगा दैट विल बी इक्वल्स टू kx dx integrated from x1 to x2. Therefore, total work done will be half k x2 square minus x1 square. Right? Okay. या फिर और क्या क्वेश्चन किया जा सकता है, देखो मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल मास है जिसका रेडियस है कैपिटल R, इसका मास है m, ठीक है। यहां पर एक दूसरा मास m स्मॉल m रखा हुआ है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो इनिशियली है a। अच्छा, दो मास के बीच में हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है। तो अगर कोई भी जनरल इंस्टेंट पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं r वेक्टर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F वेक्टर that is written as minus gmm by r square into r cap। अच्छा, माइनस इंपॉर्टेंट है क्योंकि r cap जो है वो तो आउटवर्ड है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो इस तरफ लग रहा है, तो F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस gmm by r square। नीचे जो स्मॉल r है वो वेक्टर नहीं है, वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सो ये मेरा फोर्स है, तो वो वाले फोर्स के कारण मास m जो है वो ये वाले जो हमारा स्फेरिकल बॉडी है उसके तरफ जो है वो आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन, ये वाला फिक्स्ड है, ध्यान देना, बाय कैपिटल M on small m till it reaches the surface। अच्छा, तो मान लो कोई भी इंस्टेंट पे बॉडी यहां पर पहुंच चुका है, अब अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये और थोड़ा सा इस तरफ आएगा, और ध्यान देना ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ds वेक्टर,
ds वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, ये लिखने में गलती मत करना दोस्तों, ओके ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है? वो हो रहा है बॉडी की तरफ, यानी आर वेक्टर जो है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो डी आर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए माइनस डी आर मुझे लिखना पड़ेगा। ये वाला माइनस क्यों है? क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को तो पॉजिटिव बनाना है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज पॉजिटिव। तो ये मुझे अगर पॉजिटिव बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा बनेगा माइनस डी आर। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है दैट इज अलोंग माइनस आर कैप। तो ये वाला माइनस उस कारण पे है। तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान देना, दैट विल बी इक्वल्स टू डी आर इंटू आर कैप। सो डी डब्ल्यू is equals to f vector dot ds vector, right? So that is equals to minus gmm by r square into dr r cap dot r cap. Now r cap dot r cap कोई भी दो सेम वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के बीच में इज ऑलवेज वन। सो डी डब्ल्यू माइनस जी एम एम डी आर बाई आर स्क्वायर। तो जो टोटल वर्क डन होगा दैट विल बी इंटीग्रल डी आर बाई आर स्क्वायर। नाउ आर का जो इनिशियल वैल्यू था दैट वाज इक्वल्स टू ए, एंड जब सरफेस पे फाइनली पहुंचेगा it will be capital R. So integral dr by r square minus 1 by r, ये माइनस माइनस खत्म, तो that is equals to gmm 1 by r from a to capital R. So the total work done होगा w equals to gmm 1 by capital R माइनस 1 बाई ए। अच्छा बाय द वे ध्यान दे सकते हो, ए मेरा बड़ा है, आर मेरा छोटा है, तो 1 बाई आर बड़ा है, 1 बाई ए छोटा है। जो हमारा वर्क आया है दिस इज अ पॉजिटिव वर्क, जो कि होना भी चाहिए। बॉडी जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है वो भी टुवर्ड्स लेफ्ट है, और स्मॉल एम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी टुवर्ड्स लेफ्ट है। वर्क हमारा पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव हमारे पास आया भी है। यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। यहां पर अगर जरूरत पड़े तो वापस एक बार रिवाइंड करो वीडियो को, और यहां पर देखो मैं 2 बार माइनस क्यों लगाया। एक माइनस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन के लिए है और एक माइनस मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए है, राइट? अदरवाइज बाकी तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और थोड़े बहुत देखते हैं क्वेश्चंस। बाकी कंसेप्चुअली कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट हमारा नहीं होने वाला है, राइट? ओके दोस्तों, अब अगर मेरे पास एक 1 डायमेंशनल फोर्स है, ठीक है, तो एक स्पेशल हेल्प हमें मिलता है, द हेल्प ऑफ ग्राफिकल एनालिसिस। लेट्स सी, पहले वो देख लेते हैं एक बार। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डील इज ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ 1 डायमेंशनल फोर्स। ओके, नाउ मेरा फोर्स मान लो केवल और केवल एक्स एक्सिस के अलोंग वेरी कर रहा है, राइट? सो मेरा फोर्स जो है वो मेरा एक्स का कोई एक फंक्शन है। ये मेरा एफ है, एफ एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। मेरा फोर्स कोई भी ऐसे रैंडमली वेरी कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस,
जहां पे पार्टिकल डिस्प्लेस किया है x1 टू x2, ठीक है। सो फोर्स मेरा पॉजिटिव एक्स के अलोंग है, जो ग्राफ से मुझे साफ साफ दिख रहा है, और डिस्प्लेसमेंट में ले रहा हूं पॉजिटिव एक्स के अलोंग। तो ऑब्वियस सी बात है dw मैं लिख सकता हूं f इंटू डी एक्स। तो f इंटू डी एक्स बेसिकली क्या है मेरा, कोई भी एक जनरल पॉइंट पे अगर मैं एक बहुत छोटा सा टुकड़ा काटता हूं ऑफ लेंथ dx, तो ये मेरा f है, ये मेरा dx है, तो बेसिकली ये वाला मेरा एक रेक्टेंगल का एरिया है, हाँ कि ना। सो जो टोटल वर्क डन w होगा वो होगा मेरा इंटीग्रल f ऑफ dx। बेसिकली मैं ये बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स जो है उनके रेक्टेंगल्स को एरिया अगर मैं ऐड करूंगा तो बेसिकली दोस्तों ध्यान देना, मेरे पास जो ये पूरा का पूरा कर्व है उसके अंदर का एरिया आ जाएगा। यानी ये अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं फ्रॉम x1 टू x2, सिंपल सी बात है, द टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, क्या बोल सकता हूं मैं, एरिया अंडर दी fx curve. It is the area under the fx curve, right? From the value of initial point x1 to the final point x2. अच्छा, अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, क्या है, देखो ये वाला जो है वो तो हमारा पॉजिटिव वर्क था, ये वाला एरिया जो है वो भी हमारा पॉजिटिव एरिया है। लेकिन मान लो अब मेरे पास ग्राफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्या है, ये है मेरा x1 और ग्राफ मेरा कुछ इस प्रकार का हो। मैं यहां पर x1 से अपना जर्नी को चालू किया हूं और x2 पे मैं अपना जर्नी को खत्म किया हूं। तो ध्यान दो, जो यहां से यहां तक और यहां से x2 तक, x1 से ये वाला पॉइंट तक और ये वाला पॉइंट से x2 तक, ये वाला जो फोर्स है ध्यान देना ये तो मेरा पॉजिटिव फोर्स है, बट ये वाला जो पोर्शन है ये वाला मेरा नेगेटिव फोर्स है, यानी वो एक्स एक्सिस से उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है। यानी जो मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और जो मेरा फोर्स का डायरेक्शन है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो सिंपल सी बात है, जो ये वाला एरिया हम लेंगे ये तो मेरा पॉजिटिव एरिया होगा, ये वाला एरिया जो लेंगे वो हमारा पॉजिटिव एरिया होगा, एज वेल एज ये वाला जो एरिया लेंगे ये भी हमारा पॉजिटिव एरिया होगा। बट जो पार्ट हमारा एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी ये वाला पार्ट के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, ध्यान देना दिस विल बी द नेगेटिव एरिया। तो ये वाला एरिया है मान लो A1, ये वाला एरिया है मान लो A3 और ये वाला एरिया का जो मैग्नीट्यूड आया है वो आया है मेरे पास A2। सो इन दिस केस जो मेरा टोटल वर्क डन होगा, जो मेरा टोटल वर्क डन होगा that will be equals to nothing but A1 plus A3 minus A2। तो मेन फंडा क्या हुआ, फ्रॉम मतलब लिख देता हूं, if we move along positive direction of x axis, अगर हम लोग x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग मूव करें, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, मुझे पॉजिटिव x के अलोंग ही मूव करना है।
नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करूं तो एरिया अबव द एक्स एक्सिस, एरिया अबव द एक्स एक्सिस विल बी पॉजिटिव। जो एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया होगा वो अगर हमारा वो जो हम लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव एरिया लेंगे, एंड एरिया बिलो द एक्स एक्सिस विल बी नेगेटिव। एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया हमेशा हमारा पॉजिटिव एरिया होगा, और जो हमारा क्या है नीचे जो एरिया होगा वो हमेशा हमारा नेगेटिव होगा। तो ये वाली बात ध्यान देना वर्क निकालने के दौरान। बट इफ वी मूव along the negative x-axis, if we move along the negative x-axis, then exactly उल्टा, तब हमारा जो नीचे का एरिया है वो मेरा पॉजिटिव वर्क देने वाला है, और जो मेरा ऊपर का एरिया है वो मुझे नेगेटिव वर्क देने वाला है। यानी कुल मिला के बात को समझने का ट्राई करो, कुल मिला के बात को समझने का ट्राई करो। एक्स का मूवमेंट और एफ का जो डायरेक्शन है वो दोनों हमारा डेफिनेटली सेम होना चाहिए, राइट? समझ में आया? अंडरस्टूड? राइट। अच्छा, तो मान लो ऐसा है, फोर्स का वैल्यू कुछ ले लेता हूं। क्या लिया जाए फोर्स का वैल्यू? जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू -2x + 5 न्यूटन, ये दे रखा है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x = 0, ठीक है? x इज इन मीटर। कैलकुलेट, क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी डन बाय द फोर्स। ये जो हमारा फोर्स है ये एट मैक्स कितना वर्क कर सकता है वो मुझे अब यहां पर देखना है। तो मैं कैसे देखूंगा? एक्स मेरा 0 से तो राइट पे ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट? मैं राइटवर्ड मूवमेंट के बारे में केवल बात कर रहा हूं, लेफ्ट की तरफ तो जाना ही नहीं है, राइट? ये लिख ही देता हूं इनफैक्ट। पार्टिकल मूव्स अलोंग positive x. Okay, first of all let's plot. यहां पर जो मेरा फोर्स है, यहां पर जो मेरा फोर्स है, ये अगर F है और ये अगर x है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसका y इंटरसेप्ट जो है वो मेरा 5 है और स्लोप है -2। तो दोस्तों ध्यान देना, इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है, और ये फोर्स का वैल्यू 0 कहां पर होगा? जहां पर मेरा ये खत्म कर देता हूं मैं, सो x = 5/2, ये मेरा पॉइंट आएगा x = 5/2 मीटर, राइट? अच्छा, ध्यान देना, जब तक मेरा एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तब तक मेरा एरिया जो है वो पॉजिटिव एरिया रहेगा। जैसे ही एक्स एक्सिस के नीचे मैं चला जाऊंगा तुरंत मेरा एरिया जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो
जब तक मैं एक्स एक्सिस के ऊपर हूं तब तक मैं जैसे जैसे राइट की तरफ जाता जाऊंगा मैं उतना ज्यादा एरिया इंक्लूड करता रहूंगा। बट x इक्वल्स टू 5/2 को अगर मैंने पार कर दिया तो उसके बाद से अब जो भी एरिया ऐड होगा वो सारे के सारे मेरा नेगेटिव एरिया ऐड होगा। सो दिस विल बी पॉजिटिव एंड एनी एरिया वी विल कंसिडर विल बी डेफिनेटली नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, एक बात को हम समझने का ट्राई करें, हमें मैक्सिमम वर्क चाहिए तो वी मस्ट नॉट कंसिडर क्या नेगेटिव एरिया टू मैक्सिमाइज वर्क। तो जो भी होगा वो यही वाला होगा एंड वर्क डन मैक्सिमम जो होगा W max will be simply the area of this triangle, that is half into this is 5 and this is 5/2 itna joule, so that is 25/4, that is equals to 6.25 joule. That will be the maximum amount of work that can be done on the body by that given force when it moves along the positive direction of x-axis, right? And it will happen when x equals to 5/2. So this was the graphical analysis, ठीक है? तो अगर मान लो कोई भी एक जनरल अजीबोगरीब ग्राफ दे दे, it doesn't matter, हम प्यार से शांति से बहुत आसानी से मैं एरिया निकालते हुए अगर मान लो ऐसा दे दे, राइट, ये एफ है ये एक्स है, चलो कर ही लेते हैं क्वेश्चन। ये दे रखा है, ये 5 है, ये 7 तक ऐसे इंक्रीज किया। ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, ये जो है ये x1 है, ये वाला पॉइंट x2 है, ये वाला पॉइंट x3 है, ये वाला पॉइंट x4 है, ये वाला पॉइंट जो है वो मान लो -2 है। फोर्स जो है वो मेरा न्यूटन में है और x जो है वो मेरा मीटर में है। तो कैलकुलेट वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये वाला फोर्स ने टोटल मिला के कितना काम किया है मुझे वो चीज निकालना है। तो मैं कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, जहां तक एक्स एक्सिस के ऊपर है मान लेता हूं ये पॉजिटिव एक्स के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले ये वाला ट्रापेजियम का एरिया, ये A1, उसके बाद ये वाला ट्रायंगल का एरिया वो निकालूंगा मैं A2। A1 और A2 को मैं ऐड करूंगा और ये वाला एरिया जो है वो A3 को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो A1 कितना होगा? हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, कितना हो जाएगा? ये 5 है, ये 7 है, इंटू ये वाला डिस्टेंस दैट इज 1। तो ये वाला एरिया मेरे पास आ जाएगा 6 जूल। नाउ ये वाला भी अगर देखूं A2, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 3.5 जूल। और जो मेरा A3 होगा मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 2 जूल। सो वर्क डन, ये वाला पॉजिटिव एरिया लेना है, ये वाला भी पॉजिटिव एरिया लेना है और ये वाला जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव एरिया हो जाएगा। सो वर्क डन इक्वल्स टू A1 प्लस A2 माइनस A3
So that will be 9.5. That will be 7.5 जूल. ओके, सो बेसिक वर्क का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है. अब हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो बिल्कुल वर्क का भाई है, और वो क्या है? एनर्जी. नाउ व्हाट इज एनर्जी? What is energy? Energy is the ability of a system. Energy is the ability of a system to do work. कोई भी एक सिस्टम के पास वर्क करने का जो एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी. एनर्जी बहुत सारे टाइप के होते हैं. इट कैन बी साउंड, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, केमिकल एनर्जीज, कुछ भी हो सकता है. राइट नाउ ये वाले चैप्टर में हम दो चीज में कंसिडर करेंगे, दो चीज में हम कंसंट्रेट करेंगे. जो पहला है वो है पोटेंशियल एनर्जी. Right? So what is potential energy? What is potential energy? Simple सी बात है. This is due to the position or configuration. Right? समझाता हूं क्या है. और दूसरा जो है वो है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी. राइट? और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल. राइट? अच्छा, क्या है? मान लो तुम लोग मेरे से तंग आ गए और अब इस टीचर का गर्दन तोड़ना है, ये तुम लोगों ने ठान लिए हो. तो उसके लिए क्या है, क्लास के बच्चों ने मिलके अलग अलग मैकेनिज्म्स बनाए. तो डिसीजन हुआ जो हम पहला ट्राई लेंगे, ये काम करेंगे, जो हम एक बंदे को पंखे के ऊपर चढ़ा के रखेंगे. जैसे ही मैं अंदर घुसूंगा, बच्चा मेरे पे ऊपर से कूदेगा और वो कूदने पर मोस्ट प्रोबेबली मेरा गर्दन टूटेगा. तो बच्चे को यहां पे तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग जो अपने साथी खिलाड़ी है, क्या किए? ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन जो है वो तुम लोगों ने चेंज किए, उसको ऊपर ले गए. तो उसके अंदर वर्क करने का, वर्क क्या है? मेरा गर्दन तोड़ना. बहुत शुभ काम नहीं है, बट वही तुम्हारा काम है. राइट? तो वो जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा ट्राई है, उसको करने का जो एबिलिटी है वो डेवलप क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में तुम लोगों ने क्या किए हो? बॉडी को एक पोजीशन पे पहुंचाए हो. यू हैव चेंज द पोजीशन. राइट? तो उस वाले चीज को हम क्या बोलते हैं? उस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, दूसरा, obviously you have a plan B and maybe a plan C. Plan B दूसरा है, जो एक बंदा दौड़ के मेरे तरफ आएगा और मेरे तरफ आके जो है वो मेरे से टकराएगा, और टकराने पे मोस्ट प्रॉब्लम मेरा हड्डी टूटेगा, और जिसमें तुम्हें मुक्ति मिलने वाली है उस दिनों के लिए ही सही. सो वहां पर जो तुम्हारा काम है, मेरा गर्दन या हड्डी तोड़ना, वो एबिलिटी जो है वो डेवलप क्यों हो रही है? ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द स्टूडेंट. राइट? तो वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी. एंड नाउ द प्लान सी. तुम लोगों ने एक बहुत बड़ा सा गुलेल बनाए और उस गुलेल में एक बच्चे को बांध के रखे, जस्ट लाइक एंग्री बर्ड्स. ठीक है? और जैसे ही मैं आया, तुम लोगों ने छोड़े, तो वो बंदा सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए मेरे ऊपर आके गिरे. तो उस तरीके से भी काम जो है वो हासिल हमारा हो सकता है.
तो वहां पर जो बंदे के अंदर काम करने का एबिलिटी डेवलप हुआ वो बेसिकली गुलेल का इलास्टिक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हुआ। तुमने गुलेल को इलोंगेट किया, गुलेल को लंबा किया, तो इलास्टिक बॉडी का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन को बदला। तो उस कॉन्फ़िगरेशन के बदलाव के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा सिस्टम में डेवलप हुआ उसको हम एक प्यारा नाम से बोलेंगे, गुलेल का एक प्यारा फॉर्म है स्प्रिंग। तो दैट विल बी बेसिकली द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी के अलावा यहां पर फंडामेंटली दो ही पोटेंशियल एनर्जी को लेकर बातचीत करेंगे। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा जो होगा दैट विल बी द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों हमारा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो मोशन के कारण वो तो हमारा है ही है, राइट। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब हम देखेंगे वो एनर्जी किस तरीके से डेवलप होता है। अच्छा, बाय द वे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या है? इफ नो एक्सटर्नल वर्क, इफ नो एक्सटर्नल वर्क is done to a system, then the total energy of the system remains constant। जो हमारा सिस्टम का टोटल एनर्जी होगा वो हमारा सिस्टम का कांस्टेंट रहने वाला है। दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई वर्क नहीं होना चाहिए। ओके, इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक और ज्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म है जहां पर मैं दो कॉन्सेप्ट को अब साथ लाने वाला हूं एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क और एनर्जी बेसिकली दो सेम ही चीज है। अब उन दोनों को साथ में कंबाइन करने का समय आ चुका है। देखते हैं वो किस तरीके से कंबाइन होने वाला है। ओके।